नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएलपी नेता लादूराम गुदारा। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं साहब? बहुत शानदार। सर, जैसे-जैसे राजस्थान में गर्मी बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं आरएलपी भी राजनीति में जो गर्मी है वो बढ़ाती जा रही है। इन मुद्दों पे तो मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं जानना चाहूँगा कि राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? वक्त की गर्दिश में कभी सोचा नहीं था, लेकिन किताबों से ज्यादा पेपर लीक मामलों के अंदर जब एसआई भर्ती का घोटाला हुआ था, उसको जब हमने न्याय को लेकर जब सड़कों के ऊपर किताबों से ज्यादा जब हमने आंदोलन की राह देखी, तो वक्त बीतता गया और सड़कों के ऊपर आंदोलन करते करते एक राजनीतिक जो सफर होता है उसकी शुरुआत हो गई। और लोगों को, युवाओं को जो एक हम पे एक भरोसा जो है उमड़ पड़ा कि ईमानदारी और न्याय के लिए ये अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये हमें न्याय दिला सकते हैं। और जब जब भी कभी अत्याचार और अन्याय की बात होगी तो हम पब्लिक की आवाज बन के जो है उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। और बीते वक्त और आंदोलनों की राह में जो है ऑटोमेटिक इस पड़ाव में राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। सब छात्र राजनीति में आप रहे, तो हमने देखा है कि अक्सर जो छात्र राजनीति में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो या तो यूथ कांग्रेस को चुनता है या एनएसयूआई को चुनता है। ऐसे में आपने आरएलपी का दामन थामा, उसके पीछे की वजह क्या रही? भाजपा, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां लगातार राजस्थान की जनता के साथ, जनता को ऊंचे सपने दिखा के उनको लूटने का काम इन्होंने किया है, जनता को बेवकूफ बनाया है। आज राजस्थान की जनता चाहती है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, दोनों ने उनको बड़े बड़े सपने दिखा के और उनके साथ जो है कुठाराघात किया है। और वो जो जनता का जो एक अटूट भरोसा, जो एक तीसरा फ्रंट जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो कोई बहुत इन राष्ट्रीय पार्टी जितनी कोई बड़ी पार्टी नहीं, लेकिन एक राजस्थान के अंदर जो है किसानों, जवानों और जहां कहीं भी अन्याय और अत्याचार होता है उसमें एक न्याय के रूप में जो आवाज निकल के आती है, उसमें लोगों का जब भरोसा लगा। और जब हमारे साथ कुठाराघात हुआ कि बस जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में जब हम तैयारी करते थे, उस टाइम जब युवाओं के साथ पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और उस पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी अपनी सत्ता बचाने के लिए, और अपने ऊपर जो दामन के ऊपर जो दाग लगा है उस दाग को जो है क्लियर रखने के लिए, उसके बाद में जब चुनाव का समय आया और बीजेपी सरकार ने जो है युवाओं को बड़े बड़े जो है मुनाफे और बड़े बड़े फायदों की बात करके जो है युवाओं को जो है वादा किया, पर सत्ता में आने के बाद में सत्ता का चोला ओढ़ते ही उस कुर्सी पे बैठने के बाद न जाने क्या होता है, वही बीजेपी पार्टी जो है वादा खिलाफी पे उतर गई और युवाओं को जो है ठगने का काम किया। पर आज वही युवा, सरकार आए हुए 2.5 साल हो गए, 10 जेल रहे, तो राजस्थान के जो युवा है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, ये जो जमीन से जुड़े हुए वो लोग हैं, जो गांव की उस पगडंडी से निकलकर जो शहर की ओर आता है, और वो शहर सरकारों की योजनाएं, खुद के ऊपर हो रहा अत्याचार, अन्याय, पानी, बिजली, चिकित्सा और अपने बच्चों के भविष्य, इन तमाम सुविधाओं को लेकर जब वो किसी से मांग करता है, वो सोचता है कि हमारे साथ अच्छा करेगी, और जब उसको उसमें भी अगर उसके साथ गलत होता है कि आज ये हालात है कि लोगों को पीने को पानी नहीं नसीब हो रहा, लोगों को खाने का दाना नहीं नसीब हो रहा, लोगों को रहने के लिए छत नसीब नहीं हो रही। आज दवाइयों के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि राजस्थान का पूरा मेडिकल जो है आंदोलन के ऊपर उमड़ पड़ा है। राजस्थान का जो आज बेरोजगार युवा है उसकी हालात तो किसी से छिपी नहीं है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज युवाओं को कॉकरोच जैसी उपाधि दे सकते हैं, और वो युवा जब इतने एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से जो है मुकर गया, दोनों पार्टियों से जब वो युवा ऊब चुका, तब उनको एक भरोसा लगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये ऐसी पार्टी है कि जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का एक काला दाग नहीं है, और उसने हमेशा न्याय की बात कही है। हमेशा किसी भी मुद्दे को लेकर, या जब किसी भी वर्ग के साथ गलत हुआ है या किसी ने भी उसे पुकारा है, हमेशा उन्होंने न्याय की बात की है, इंकलाब जिंदाबाद किया है, न्याय दिलाया है। और जब हमारे साथ दोनों पार्टियां ने धोखा किया था, उस समय हनुमान बेनीवाल जी ने आके राजस्थान के उन युवाओं को, जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण जिनके सपनों का कत्ल किया, जिन्हें खून के आंसू रुलाए, जिनके सपनों का सौदा करने वाले ये जो तमाम दोनों लोग थे, बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने मिलजुल के 60 गांठ से युवाओं के साथ जो है एक उन युवाओं को दबाने का काम किया। जो एक घर की रीढ़ होती है, एक युवा, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनके इम्तिहान को लूटा गया। उस समय उन युवाओं में एक उम्मीद जगी कि हनुमान बेनीवाल जो किसान परिवार से निकलकर हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं,
और वो हनुमान बेनीवाल ने आके एसआई भर्ती में उन युवाओं को 5 साल पूर्व की भर्ती में उन्हें न्याय दिलाया, उन्हें उनका हक और अधिकार वापस दिलाया। तब आज राजस्थान में जो है उन तमाम युवाओं की एक आशा और उम्मीद जगी पूरे राजस्थान को कि तीसरे फ्रंट के रूप में हम हनुमान बेनीवाल को देखते हैं और वो हमारे साथ न्याय करेंगे जहां कहीं भी हमारी जरूरत होगी। और हम जो युवा है, जो हम उन दोनों पार्टियों से जो है धक्का खा के आए, दोनों पार्टियों से जो है हमें गुलामी के अलावा कुछ नहीं मिला। क्योंकि युवा अगर किसी की तारीफ करता है तो उसे उपाधि दी जाती है कि ये तो उस पार्टी का चमचा है या ये तलवे चाटने वाले वो लोग हैं। और जब वो कभी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो कह दिया जाता है कि ये गद्दार है, ये नासमझ लोग हैं, ये बेरोजगार वो लोग हैं जिनका कुछ काम नहीं होता, बैठे बैठे सोशल मीडिया पर आवाज उठा दिए जाते हैं। उस समय अगर हनुमान बेनीवाल उन युवाओं का साथ देता है, उन्हें न्याय दिलाता है, तो हम उस नेता को आइडियल मानते हैं जो वास्तव के अंदर जब भी जरूरत होती है किसान, नौजवान और राजस्थान के अंदर जहां कहीं भी अन्याय की बात होती है, बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी मतभेद के हमेशा वो न्याय दिलाने का काम करते हैं। और हमने हमेशा उसको सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हुए देखा। हम उस नेता को आइडियल मानते हैं। हनुमान बेनीवाल मतलब राजस्थान में तीसरा फ्रंट खड़ा कर पाएंगी? क्योंकि हमने लगातार देखा है, कभी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। पिछली बार भी सीट आपकी 0 रही थी विधानसभा में। 2029 में क्या मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी आरएलपी? हनुमान बेनीवाल हमेशा से, जब से राजनीति में आए, सत्ता के खिलाफ रहे हैं। 2008 में जब वो विधायक बने थे, उस समय बीजेपी पार्टी से वो विधायक बने थे। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने बीजेपी से बागी होकर बीजेपी पार्टी छोड़ के कंटिन्यू उस समय से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, 3 विधायक उस समय आए और वापस 0 विधायक की आपने बात कही। कभी कभी जनता जो क्या होता है कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये जनता को जो है बरगलाने का काम करते हैं और उस जनता को जो है उस एक रास्ते से, ट्रैक से भटकाने का काम करते हैं। और राजस्थान की जो जनता है वो बहुत भोली भाली जनता है, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक दृश्य हैं वो अलग अलग प्रांतों में बंटा हुआ है। यहाँ अलग अलग विषमताएं हैं और अलग अलग प्रांत के अलग अलग कोणों के इलाके के लोगों की अलग अलग समझ है। वहां के लोगों का अलग अलग जातीय समीकरण है और वो लोग उस पार्टियों में बंट के, क्षेत्रवाद में बंट के, जातिगत बंट चुट के जो है उन राष्ट्रीय पार्टियों में विश्वास करते हैं। लेकिन अब जो जनता राजस्थान की है, अब वो समझ गई है कि भाजपा कांग्रेस दोनों एक सांपनाथ और एक नागनाथ बन के दोनों रात के समय आपस में गले मिलती है और दिन में जो है हाहाकार मचाती, लोगों के सामने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है। लेकिन अब राजस्थान की जो जनता है वो समझ चुकी है और अब वो बदलाव की रणनीति के ऊपर है। अब उस एतबार के लिए राजस्थान की जनता तैयार है कि नई रणनीति के साथ इस राजस्थान के डूबते हुए फ्यूचर को, इस राजस्थान की जो हालात आज बनी हुई है, उस हालात को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए और राजस्थान के विकास के लिए लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में विश्वास करने लगे। और आप देखना 2028 के अंदर पूरी तरीके से राजस्थान की जनता बदलाव करेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आएगी, हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करेगी। क्योंकि जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो ये देख पा रही है कि कौन बंद कमरों में बैठ के उनके ऊपर जो है ऐसे निर्णय थोपे दिए जाते हैं जिनको लेकर कोई उचित नहीं रह जाता। विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है और जो सड़क से लेकर सदन तक इस तपती धूप में, रात में, हर समय जनता के बीच में मौजूद रहता है। अब जनता उस पर विश्वास करेगी और असली लोकतंत्र का मतलब भी जनता को अब समझ में आया कि ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां थी, इन्होंने हमें लूटने का काम किया। इसलिए अब बदलाव के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नई परचम लहराने का काम करेगी। और 2028 में जो आप 0 सीट की बात कर रहे हो, उससे आंकड़ा आप समझ नहीं पाओगे कि इतना आंकड़ा हो सकता था कि उतने आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ सरकार में आएगी। एक आरोप और लगातार आरएलपी पे लगता है कि एक समुदाय विशेष की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, इस प्रकार की बातें करते हैं। कुछ कांग्रेस नेता कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कहते तो है किसान नेता, पर उन्हें ये समझना पड़ेगा कि किसान किसी एक विशेष समुदाय से नहीं आता है, किसान किसान होता है। इन पे क्या कहेंगे? जब किसी की लोकप्रियता बढ़ती है, जब हर जगह एक ही आदमी लोगों को नजर आने लगता है, तो सब उसके पीछे लग जाते हैं कि इसको कमजोर कैसे किया जाए, इसकी बदनामी कैसे किया जाए, इसे तोड़ा कैसे जाए और समाज में अंदर अलग अलग भ्रांतियां कैसी फैलाई जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम एक जाति को टारगेट करेंगे तो दूसरी जातियों के जो लोग हैं वो समझ पाएंगे। मैंने अभी आपको कहा ना कि राजस्थान में अलग अलग प्रांतों के अंदर जातीय द्वेष भावना लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है।
लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी एक जाति का नेता बनकर कभी राजस्थान में राजनीति नहीं करी। जिस समाज से कोई भी आदमी आता है उस समाज का नाम तो अब वो लेना कैसे छोड़ देगा, उस समाज के ऊपर गर्व है वो क्यों नहीं करेगा। आज हनुमान बेनीवाल जी जाट समाज से आते हैं तो जाट समाज की गर्व की बात वो करेंगे। जाट समाज में कैसे जाटों के लोग जो है ऊपर आए, अच्छे पदों पे जाएं और उनके साथ कभी गलतियां, अन्याय या अत्याचार नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी जाट के साथ गलत होगा और हनुमान बेनीवाल अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो वही जाट समाज कह देंगे कि हमारे समाज के नेता आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जाट समाज के साथ साथ 36 कौम की आवाज उठाई है, 36 कौम के लोगों को साथ न्याय दिलाए। और जो ये सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को आप जाके पूछना कि क्या सूरजमाली जाट था, क्या राकेश बिश्नोई जाट था। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हुई क्या वो लोग जाट थे। कल बीकानेर के अंदर एक संतोष सोनी की हत्या हो गई थी हॉस्पिटल में, क्या वो जाट थी। कितने उदाहरण मैं आप लोगों को बता दूं। जब जाट से अलावा तो हनुमान बेनीवाल ने दूसरी जातियों के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। क्योंकि जब एक आदमी जब राजनीति में आता है तो वह खुद की जाति के साथ साथ 36 कौम का नेता होता है, वो सर्व समाज का नेता होता है। एक नेता कभी किसी एक जाति का नहीं होता। अगर वो जाति का होता तो फिर संगठन में और समुदाय में फर्क क्या रह जाता। लेकिन ये जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं उन लोगों को ये काम है कि हनुमान बेनीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज राजस्थान में दिनों दिन जो है उसका पैराग्राफ जो है ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है, उसको डाउन कैसे किया जाए। अब उन्हें नींद नहीं सता रही। उन्हें पता है कि 2028 में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ हमें पछाड़ेगी। और जिस जिस इलाके के अंदर जो बीजेपी या कांग्रेस के जो नेता है उन्हें पता है कि अगर यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत हो रही है और उनका कैंडिडेट अगर यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं हम विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हम जनता को क्या कहेंगे। तो वो लोग जो है भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं और ऐसे सवाल निकालते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि जो ऐसे सवाल, जो ऐसे तुच्छ सवाल जो लोग करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप राजनीति में आने के बाद में जाति, समुदाय, समाज, संगठन, इन मुद्दों से ऊपर उठ के बात करो। आप शिक्षा की बात करो, आप चिकित्सा की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप अत्याचार और अन्याय जहां कहीं भी होता है उसके साथ न्याय की बात करो, कानून व्यवस्था की बात करो। आज राजस्थान में क्या हालात है बताओ मुझे। ये जो लोग बात कर रहे हैं इनको इस मुद्दों पे बात करनी चाहिए और तारीफ करनी चाहिए कि हनुमान बेनीवाल से जलन रखने वाले लोगों को हनुमान बेनीवाल की बराबरी करनी चाहिए। अगर आपको हनुमान बेनीवाल से ईर्ष्या है तो आप हनुमान बेनीवाल से भी 4 गुना अच्छा बनने के काबिल बनो। उससे सीखो कि यार वो आदमी इतना सड़क से लेकर सदन तक 24/7 जनता के बीच में कैसे रह सकता है, जनता को न्याय कैसे दिला सकता है। उसमें ऐसी क्या खूबी है कि वो सत्ता से और सरकारों से आंख मिलाकर टकरा जाता है कहीं भी, अगर कितना भी बड़ा मुद्दा हो। और हनुमान बेनीवाल तो उस बात के लिए जाने जाते हैं कि जहां सब लोग हार मान जाए, जब सब लोगों की उम्मीद टूट जाए कि ये कोई नहीं कर सकता, वो बाजी हनुमान बेनीवाल लड़ता है और न्याय दिलाता है और उसमें हाथ डाल के और सरकार के जबड़े में से वो जीत निकाल के लाता है। वो हनुमान बेनीवाल काम करता है। इसलिए उन लोगों को जलन है, इसलिए वो जाति विशेष के टारगेट करते हैं। और दूसरे समाज के लोग जब उन्हें लगता है कि यार इस कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ जाट समाज के वोट बैंक कम है या ज्यादा है, वो उसमें ऐसे समीकरण फैला के और राजस्थान के अंदर एक जातीय द्वेष भावना फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हम उन लोगों को कहलाना चाहते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि रही है। राजस्थान एकता और भाईचारे का हमेशा से संदेश रहा है। आप ऐसी राजनीति ना कीजिए, लेकिन असली मुद्दों के ऊपर आप बात कीजिए और हनुमान बेनीवाल से सीखिए। आपने कहा कि जाट समुदाय से आते हैं हनुमान बेनीवाल, इसलिए जाटों की बात करते हैं, पर हम कुछ नेता जाट समाज में ही देखते थे, राजा राम मील, जो उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खुलकर बैठ जाते हैं। उन पे क्या कहेंगे साहब? राजा राम मील या अन्य जो भी लोग हैं उसमें और हनुमान बेनीवाल में बेहद फर्क है। हनुमान बेनीवाल लीडर है और वो ठेकेदार है। राजा राम मील हाँ ठेकेदार है। उन्होंने कब कोई आंदोलन किया हो तो मुझे बताओ। कभी सड़क पे बैठ के किसी, मैं तो कह रहा हूं जाट समाज का ही बता दो कि राजा राम मील ने कहीं न्याय दिलाने के किसी पे बात की हो। ये ऐसे समाज के जो ठेकेदार बने हुए लोग हैं, इससे समाज अब उब चुका है। समाज को मतलब ही नहीं है। ये तो जानबूझ के समाज को अपने गले में डाल के बैठे, बाकी समाज ने इसको कभी जो है समाज से मानना ही बंद कर दिया। क्योंकि अगर समाज आपको चुनता नहीं है, राजा राम मील ने कोई वोट लिए, जनता के वोट से बना है। हनुमान बेनीवाल जनता के वोट से बना है, वो लोकतंत्र से चुना हुआ है। और लोकतंत्र के अंदर जब जनता अपने प्रतिनिधि को अपने वोट से चुनती, अपने मत से चुनती, जनता उसी को
स्वीकार करती है, जनता उसी की बात को स्वीकार करती है और जनता उसी से उम्मीद रखती है। राजा राम मील जैसे लोग हैं जो खुद ही पेन पकड़ के और पेज के ऊपर साइन कर लेते कि मैं राजा राम मील इस समाज का ठेकेदार बन रहा हूं, जिसको कभी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और उनके मन में अगर गलत फहमी होगी कि समाज हमसे है, समाज आपसे नहीं है, आप समाज से हो लेकिन समाज आपसे कभी भी नहीं है, तो ऐसे लोग जो है जिनकी उम्र हो चुकी है, जिन्हें जरूरत है मेंटली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए इलाज की, और बुढ़ापे में क्या होता है कि जब आदमी को कुछ मिलता नहीं है ना, या आदमी जब बोर हो जाता है, तब उसकी जो है एक बीमारी होती है, कीड़ा कीड़ो है ना, कीड़ो मारवाड़ी में क्या करे, वो कभी सिर में कभी खटेर मतलब खाज कर तो फिर है। तो फिर उनको क्या होती है कि ऐसी चुल मस्ती और वो ऐसे बतरगुली बयानबाजी करते हैं अपने आप की फेम के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बुढ़ापा और बचपन बराबर होता है, तो ये बुढ़ापे में बचकानी हरकतें करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और अंत के अंदर मैं तो उन लोगों को भी इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको समाज की ठेकेदारी नहीं करते हुए समाज के हित की, समाज के भले की, और समाज में नवाचार कैसे कर सके, समाज के अंदर जो आने वाला जो नए युग जो युवा पीढ़ी है उसको हम कैसा संदेश दे सके। क्या आप युवा पीढ़ी को यह संदेश दे रहे हो? क्या आप अब कानून आपके हाथ में आ गया कि आप कानून बनाओगे कि भाई किसको कहाँ शादियां करनी चाहिए, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा? आप नहीं हो। जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती वो तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग बंद कमरे में बैठ के जो ठेकेदारी करते हो वो ठेकेदारी आप कीजिए, बाकी समाज और जनता जो है आपसे उब चुकी है, वो जानती है हमें कब क्या करना है। हम बात कर ले मुद्दों की, पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो जाट समुदाय है वो अच्छी खासी मात्रा में एक वोट बैंक रखता है, और अगर जाट समाज एक तरफा होकर किसी को वोट दे तो शायद सरकार बन सकती है। ये बात तो आप भी मानेंगे। हम देखते हैं कांग्रेस में बड़े बड़े जाट नेता हैं, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा हो गए, अभिमन्यु पुनिया है, इधर विकास चौधरी भी हमें देखने को मिलते हैं, मुकेश भाकर हैं। तो आरएलपी के लिए कांग्रेस ज्यादा बड़ी प्रतिद्वंदी है या फिर बीजेपी ज्यादा बड़ी प्रतिद्वंदी है? आरएलपी के लिए दोनों ही प्रतिद्वंदी है। जो राजस्थान को जिन्होंने बेचने का काम किया, जिन्होंने राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया, जिन्होंने राजस्थान के किसानों के साथ गलत किया, महिलाओं के साथ गलत किया, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जितना राजस्थान के युवाओं के साथ गलत किया है, आज युवा जानते हैं उस चीज को। और वर्तमान की भाजपा सरकार ने तो न जाने, मैं कहूंगा क्या, कौन सरकार चला रहा है, कहां सरकार है। मैं तो कह रहा हूं आपको कहीं मिल जाए मीडिया वालों को तो हमें भी बता देना कि सरकार का मेन आदमी है, क्या सरकार चला रहा है, तो ताकि जो लोग जिनके आंखों में आंसू है, जो लोग आज उम्मीद लगा रहे हैं सत्ता से, उन लोगों को कम से कम हम कोई न्याय की बात तो करवा सके कि भाई आप उस जगह जाके मिल लीजिए, या हमें भी कभी जरूरत पड़े तो उन लोगों से हम संवाद भी कर सके कि यार थोड़ा बहुत तो आप जो है एक इंसानियत तो रखिए। आज राजस्थान में हो क्या रहा है, आज कानून की व्यवस्था क्या है, मुझे बताओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन तमाम पार्टियों के खिलाफ है, राजस्थान की वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस, जिन्होंने लंबे समय से राजस्थान को लूटने का काम किया है, राजस्थान के नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ अत्याचार किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, चिकित्सा की, शिक्षा की, रोजगार की, उन तमाम मुद्दों को लेकर 2028 में उन दोनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती के साथ अकेली चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान नौजवानों की पार्टी है, ना कि वो राष्ट्रीय पार्टियां जो साठ गांठ करके एक बार हम और एक बार तुम, ये ऐसी उनकी रणनीति के साथ राजस्थान के अंदर जो है सत्ता में आके 5 साल राज करती है। बंद कमरों में बैठ के एसी में जो मनमर्जी आती वैसे कानून थोपे जाते हैं, वैसे जो है पैगाम ये लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। और विपक्ष, आज राजस्थान की विपक्ष की हालत, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा, अगर आने वाली पीढ़ियां जब भी 2023 से 2028 का कार्यकाल पड़ेगी तो वो 1000 बार हंसेगी कि ऐसी तो राजस्थान में सत्ता थी, ऐसा राजस्थान में विपक्ष था, लेकिन एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा नेता था जिन्होंने इन 5 सालों में इन दोनों पार्टियों के साथ लड़ाई लड़ी है। वरना हमेशा यह होता है कि सत्ता के खिलाफ विपक्ष को जो है एक लोकतंत्र में भूमिका होती है कि जब भी सत्ता अति करती है या जब भी सत्ता सुनती नहीं है, उस समय विपक्ष जो है सत्ता से सवाल करता है। अगर विधानसभा में सत्ता नहीं सुनती है तो वो सड़क पे आके सत्ता के दरवाजों तक जाके जो है सत्ता की आंख में आंख डाल के लड़ने का काम करती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो सत्ता और विपक्ष ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक ही है, दोनों एक ही मिलजुल के जो है राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं। उस समय केवल एक नाम निकल के आता है, हनुमान बेनीवाल। एक पार्टी निकल के आती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी,
चारों दिशाओं में राजस्थान में मैं कहूंगा, चाहे गंगानगर से लेके आप बांसवाड़ा की बात करोगे, जैसलमेर से लेके धौलपुर की बात करोगे, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में राजस्थान में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई न्याय दिला रहा है, अगर किसी के दुख को अपना दुख मान के उसे सुख का काम कर रहा है, उसके आंसुओं को अपना आंसू मान के उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम कर रहा है, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के योद्धा है, वो हमारे भाई है, वो हमारी पार्टी के सिपाही है। उस समय लोग गर्व करेंगे इस पार्टी के ऊपर कि जनता भले ही ना समझी हो, लेकिन वास्तव के अंदर एक योद्धा था जिन्होंने हमेशा टकराने का काम किया है, खिलाफ में होते हुए भी, खुद के पास कुछ ना होते हुए भी बिना परवाह किए जनता को न्याय दिलाने का काम किया। ये काम हम कर रहे हैं, और हमारे लिए इससे बड़ा कोई और गौरव का विषय नहीं हो सकता कि हम लोगों को न्याय दिला रहे हैं। अब लोग समझे नहीं समझे, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों ने आपके साथ जो कुठाराघात किया है उससे ऊपर रहिए, इस पार्टी पे विश्वास कीजिए, इस पार्टी को वोट दीजिए। और लोग अब समझ चुके हैं, वो दौर अब आ गया है। इसलिए हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस, उन दोनों पार्टियों से है जिन्होंने राजस्थान को लूटा है, राजस्थान को बर्बाद किया है। ये गहलोत, भजनलाल, वसुंधरा, ये तीनों एक तिकड़ी है जिन्होंने मिलजुल के राजस्थान का भविष्य बर्बाद किया। अब एक नया राजस्थान का सूर्योदय हनुमान बेनीवाल के साथ, नई उम्मीद, नए सपने, नए विश्वास और भरोसे के साथ लोगों में उमड़ पड़ा है। और लोग सारे भी ये तय करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता भी, कि हम राजस्थान का नया भविष्य देखना चाहते हैं, हम नवाचार देखना चाहते हैं, हम हमारे अपने लोगों को विधानसभा में भेजकर पहुंचाना चाहते हैं जो किसान परिवार से जुड़ा है, जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है, जो समझ सकता है कि दुख, दर्द और तकलीफें क्या होती है, क्योंकि जो उस रास्ते से निकला है, जिन्होंने कांटे भरे रास्ते तय किए, जो तकलीफों में रहकर भी अगर लोगों के बीच में लोगों के आंसू पहुंचने का काम किया, अगर वो लोग वहां जाएंगे जहां से नियतियां बनती है, जहां से कानून बनते हैं, नियम बनता है, वहां अगर वो लोग हमारे अपने जाएंगे, तब राजस्थान का नया भविष्य होगा, तब राजस्थान के लोगों के साथ जो है एक अच्छा उनका साथ विकास होगा, ना कि उनका विनाश होगा। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नए विजन के साथ इन दोनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती से एक अकेली पार्टी लड़ाई लड़ेगी। साहब, अभी आपने बात करी वसुंधरा राज्य के कार्यकाल की, अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा, तीनों कार्यकाल में अगर आपको बात करनी है तो सबसे बेहतर किसका रहा? मैं तो कह रहा हूं तीनों एक समान है। गहलोत ने, युवा भूले नहीं है कि क्या पेपर लीक, अगर मैं बात करूं कुछ योजनाओं की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गहलोत सरकार की कुछ योजनाएं अच्छी भी थी, लेकिन वो केवल अंतिम वर्ष के अंदर वापस से जो है पुनरावृत्ति के लिए, सत्ता के लिए उन्होंने ऐसी योजनाएं निकाली, लेकिन उसमें भी वो धराशायी हो गए। क्यों? क्योंकि जनता समझ चुकी है साहब कि 5 साल आपने उन युवाओं के खून को चूसने का काम किया, उन युवाओं के सपनों का कत्ल किया, उन युवाओं के इम्तिहान बेचे, उनका ईमान बेचा, उनकी उम्मीदें, उनकी आशा, उनके घर का आपने चूल्हा बंद किया। उस घर की रीढ़ जो एक युवा होता है, जिस माँ बाप ने उन्हें गहने बेच के, जमीन गिरवी रख के उन बच्चों को शहरों में रह के किराया के कमरों में बिठाकर उन्हें पढ़ाने का काम किया, उन्हें एक उम्मीद जगी थी जब भी भर्ती आई कि अब हमारा बच्चा लगेगा। लेकिन जब भर्ती दे के आया और वापस पता चला कि पेपर लीक हुआ, ये काम गहलोत सरकार ने किया। कितने पेपर लीक हुए? आज इतिहास गवाह है कि 19 में से 17 पेपर लीक हुए। और जो ये बयानबाजी करते हैं ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उनको हम कहना चाहते हैं, आज अभी कांग्रेस में देख रहा था कल परसों के नीट को लेकर बड़ी हाहाकार कर रही है, नीट कहां मिलेगा बीजेपी के बाड़े में, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, और नीट के अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, ईमानदारों के साथ गलत हुआ है। क्यों भाई? खुद के दामन तो तुम्हारे दागदार पड़े, तुम्हारे खुद के हाथों पेपर लीक से रंगे पड़े, और तुम ईमानदारी की ढपली बजाते फिर रहे हो मार्केट में। क्या युवा भूल गए? क्या युवा समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या ढोंग कर रहे हो यहाँ पे आके? ये वही युवा है, ये वही राजस्थान की जनता है जो ना तो रीट की गुनहगार भूलेगी और ना नीट के इन गलती करने वाले लोगों को माफ करेगी। इसलिए युवाओं का भरोसा जो है वो तुम दोनों से उठ चुका है कि जो तुम ईमानदारी का ढोल पीट रहे हो, ये इससे पहले आप खुद के अंदर झांक के देखिए कि हम राजस्थान की जनता से क्या कह रहे हैं। अरे तुम खुद चोर हो और उनके कोतवाल को डांटते फिर रहे हो कि ईमानदारी है, ईमानदारी, ईमानदारी। तुम क्या न्याय दिलाओगे बताओ? राजस्थान के युवा आज भी तुमसे, कांग्रेस वालों, न्याय मांग रहे हैं कि तुमने जो एसआई भर्ती का घोटाला किया था, जिस समय हम, उसी समय गोविंद सिंह डोटासरा जी तो खुद शिक्षा मंत्री थे, हम नारे लगा रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। क्यों नहीं दिया भाई इस्तीफा? आज तुम कह रहे हो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो फिर उस समय आपने क्यों नहीं दिया इस्तीफा? जब रीट का पेपर लीक हुआ, उसमें एक पेपर आपने बाद में रद्द किया, दूसरा पेपर, आज भी वो युवा परेशान है, आज भी वो मामले अटके पड़े, लेकिन तुमने एक चुप्पी नहीं खोली।
उस समय कहा था कि ये जितने भी लोग जो सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं इन सबको ठूस ठूस के जेलों में डालो, हम पे ऊपर लाठियां बरसाई आपने, और आज तुम्हें न्याय की पड़ी है, तो कौन देगा तुम्हें न्याय बताओ? ये मिलके जो आप राजनीति कर रहे हो ना, इसको हम युवा समझ चुके हैं साहब। ये नारे लगा रहे हो, उस समय हमने भी नारे लगाए थे, रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाती तेरे बाड़े में, और आज तुम उल्टा हो गए, नीट का पेपर कहां मिलेगा, बीजेपी के बारे में। इसलिए हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि रीट सहित तमाम जो 17 पेपर घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस ने किए। नीट का पेपर जो घोटाला हुआ है, हम भी चाहते हैं कि भाई पेपर गलत हुआ है, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। आखिर लगातार जो ये सिस्टम की पुनरावृत्ति हो रही है, पेपर पे लीक पे लीक, लीक पे लीक, इसको रोकना चाहिए। भला ही वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी सरकार हो, लेकिन तुम कांग्रेस वालों, तुम किस मकसद से जो है न्याय की बात कर रहे हो? तुम कौन सी ईमानदारी दिखा रहे हो? कम से कम पहले राजस्थान के युवाओं से, राजस्थान की जनता से सामने आके माफी मांगो कि हम कांग्रेस के लोग आपसे क्षमा प्रार्थी है कि हमारे जो 2018 से 2023 का कार्यकाल हुआ उसमें हमने आपके सपनों को बेचने का काम किया, हमसे गलती हुई। लेकिन अब जो है हम ये चाहते हैं कि आगे जब भी कभी दोबारा मौका मिलेगा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस सिस्टम को सुधारेंगे। अब हम मिलकर बीजेपी के साथ तो बनती बात। तब तो तुम बोले नहीं, 2021 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन राजस्थान में इन्हीं डोटासरा और गहलोत जी की सरकार थी। ये क्यों नहीं बोले भाई? उस समय इनके मुंह के ऊपर चुप्पी क्यों थी? रीट, फर्स्ट ग्रेड, जो अभी तक भी घोटाले हर दिन आप सामने आ रहे हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अखबार की उस पहले पेज के ऊपर उस काली स्याही में काले अक्षरों में लिखा हुआ जाता है कि एसओजी ने आज उसको गिरफ्तार किया जो 2022 के उस भर्ती का यह सरगना था। वो 2022 की उस भर्ती में, 2018 की उस भर्ती में, मैं इन कांग्रेस वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप भी कभी जाओ तो उनसे सवाल पूछना कि तुम नीट पे इतना चिल्ला रहे हो, चलो चिल्लाना भी चाहिए, युवाओं के हक की बात भी करनी चाहिए। तुम बेशरम होके भी अगर रोड के ऊपर आके भी तुम अगर ईमानदारी का ढोंग अपना रहे हो, चलो बढ़िया बात है। समय रहते आपको समझ भी आई होगी कि वास्तव के अंदर युवाओं के सपनों के साथ गलत होता है, तो तुम इस मौके का फायदा उठाने के लिए तुम आगे। लेकिन जब ओमार घोटाला हुआ राजस्थान में, कितना बड़ा ओमार घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, जब 2018 का वो एफआईआर एसओजी ने पकड़ी, उस समय कांग्रेस का एक नेता बाहर क्यों नहीं आया? हम पूछ रहे हैं राजस्थान के युवा कि कांग्रेस का यही डोटासरा जी, यही गहलोत, यही एनएसयूआई, यही यूथ कांग्रेस कहां चले गई थी, कौन से बिलों में थी, क्यों बाहर नहीं आए? लेकिन क्यों आते? क्योंकि वो घोटाला उनके खुद के कार्यकाल का था। लेकिन मैं मीडिया वाले लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप सवाल कीजिए इन कांग्रेस वाले लोगों से कि तुम ईमानदारी का जो राग अल्पा रहे हो। ओमार घोटाला जो आज दबा दिया गया है, पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया है, लेकिन ये चाहे कांग्रेस के लोग रोडों पे आए या नहीं आए, लेकिन हम कह लेना चाहते हैं कि राख डालने से कभी चिंगारी बुझती नहीं है। हम वो युवा है, जब हमारी खून की एक चिंगारी से हम सड़कों पे निकल के इंकलाब की नई क्रांति लाएंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम टकराएंगे। हम वो सोशल मीडिया के ऊपर कॉकरोच को फॉलो करने वाले लोग नहीं है, हम वो लोग हैं जब जब हमारे साथ गलत होगा, जब जब हमारे साथ अन्याय और अत्याचार की बात होगी, हम भगत सिंह बन के, क्योंकि ये राजस्थान वीरों की भूमि रही है, क्रांतिकारियों की भूमि रही है, और हम उस राजस्थान के उस इलाकों से आते हैं, हम मारवाड़ के उस दौर से आते हैं जहां हमारे किसानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़के उस तपती रेत के अंदर हम लोगों को पाला पोसा है, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। तो हम लोग इतने वो लोग नहीं है कि जब हमारे सपने बेचे जाएंगे, हमारे सपनों का सौदा किया जाएगा, हमारा कत्ल किया जाएगा, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद और हमारे सपने बेचे जाएंगे और हम चुप रह जाएंगे, हम सवाल करेंगे। तो मैं उन कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि अगर आप वास्तव में दम है और आप न्याय चाहते हो और युवाओं के साथ हो, ओमार घोटाले के ऊपर आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ है। क्यों नहीं किया? आरपीएससी के पुनर्गठन की बात, हर दिन आरपीएससी का नया घोटाला सामने आ रहा है, क्यों आप उसके ऊपर नहीं बोलना चाहते हो? आज शिव सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी करती है एसओजी, एक दिन में पूछताछ करके उसको छोड़ दिया जाता है, ये कांग्रेस के लोग क्यों चुप है? ओमार घोटाले में बीएल जाटावत का नाम आया, कांग्रेस के लोग क्यों चुप है? जो एसओजी ने वो जो लिस्ट जारी की अखबार में, जो वो रोल नंबर आए, उन किसके रोल नंबर थे, क्या हुआ, आज तक कभी वापस उसके बारे में कभी कोई अपडेट नहीं आया कि वो लोग कौन थे, जेल में कौन है। जो 3 लोग पकड़े गए थे उन लोगों को क्या हुआ? मैं आपको 2018 से 2023 तक की एफआईआर दे सकता हूं ओमार घोटाले की, अधीनस्थ बोर्ड की, आरपीएससी की बोर्ड की, लेकिन कोई एक सवाल नहीं करेगा, कोई उसके ऊपर बोलेगा नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस के खुद के रंगे हुए हाथ है, ये खुद के हाथों से किए हुए वार, इसलिए बोलेंगे नहीं।
इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि युवाओं को आप जो है चश्मा लगा के उन युवाओं को दूसरी नजर से देखना बंद कीजिए साहब। युवा समझ चुके हैं, वो भोले वाले लोग नहीं है अब कि आपकी बातों में आगे ठगेंगे। कितने लोग थे बताओ आंदोलन में? ये तुम यहाँ विधानसभा घेराव करने की बात, तुम बीजेपी कार्यालय घेरने की बात कही, तुम 1000 लोग इकट्ठा हो गए, पानी की बौछारों से नाके चले गए, क्या न्याय मिल गया? हम बैठे थे न्याय के लिए, 5 साल लड़े एसआई भर्ती के लिए, लेकिन हमें विश्वास था कि लड़ाई ईमानदारी की सत्यता की थी। हमने लड़ाई लड़ी, अनेक कठिन भरे उन दौरों को पार करते हुए भी हमने जितना समय लगा, चाहे जितना हमारे साथ गलत हुआ, चाहे उसके अंदर हमें खुद की आहुति देनी पड़ी, हमारे खुद को फ्यूचर को हमें बर्बाद करना पड़ा हो, लेकिन हमने उन आंदोलनों की राहों के अंदर कांग्रेस के उस काले कारनामे का पर्दाफाश किया, लड़े, कांग्रेस से लड़े, उसके बाद में बीजेपी से लड़े, लेकिन 127 दिन तक हम कड़ा आंदोलन बैठे, 3-3 दिन हम भूखे प्यासे टंकी पे थे, न जाने कितने आंदोलन हमने सड़कों पे किए, कितने मुकदमे झेले, कितने लाठियां झेले, लेकिन अंत के अंदर हुआ वही जो ऊपर वाला देखता है, जो संविधान में लिखा था कि एक दिन सत्य की जीत होगी, सत्य को परेशान किया जा सकता भले ही पराजित हो, वही कांग्रेस के काले कारनामे थे जो लीक हुआ जब हम 127 दिन बैठे थे। ये कांग्रेस के लोग शहीद स्मारक के बाद खूब बाहर आए, छात्र संघ के चुनाव बंद करो, कभी वोट चोरी के नाम पे ऊपर आए। हमारा 1-2 बार झगड़ा भी हो गया था वहां कांग्रेस के लोगों से, जब ये कह रहे थे कि पीछे बैनर लगा है हनुमान बेनीवाल का, इसको हटाओ और ये हटाओ, तब मैं एक अकेला था वहां पे। हमने कहा था कि ये बैनर नहीं हटेगा, ये वो उस इंसान का बैनर है, उस लीडर का बैनर है जिसने आपके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़के हमें आज न्याय दिलाया, जिसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और हम उनसे टकराए। लेकिन एक बार भी आके उन्होंने हमारा हाल नहीं चाला। एक भी कांग्रेस का नेता ने ये नहीं कहा, भले ही तुम ऐसा ही भर्ती की बात नहीं करी और नहीं करी, लेकिन तुमने आरपीएससी के पुनर्गठन की बात क्यों नहीं करी? आरपीएससी के कितने सदस्य आए दिन आज भी अंदर बैठे हैं, लेकिन इस पे ये बात नहीं करेंगे। न जाने क्यों इनकी आपस में साठगांठ चल रही है। इन सब ने एक बार आंदोलन कर लिया, नीट पे कर लिया, दोबारा देख लेना, अगर कोई सड़क पे भी आ जाए तो हमें पूछ लेना। इतनी औकात है इनकी, इतना ही दम है इनके अंदर, बाकी ऐसे के कमरों से इससे ज्यादा इनसे बाहर नहीं निकला जाता। एक आरोप सर लगातार लगता है कि आरएलपी इज इक्वल्स टू हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ही इकलौता चेहरा है आरएलपी में, और कोई हम बड़ा नेता आरएलपी में नहीं देखते हैं। तो क्या हनुमान बेनीवाल के चेहरे पर ही आरएलपी चल रही है? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी ने आरएलपी पार्टी को बनाया है। ऐसी बात नहीं कि आरएलपी पार्टी में केवल एक चेहरा है, हम जैसे सारे लोग आरएलपी पार्टी के चेहरे हैं। आरएलपी पार्टी कोई एक विशेष, इन दोनों पार्टियों जो बड़ी पार्टियां हैं इनकी जैसी नहीं है। आरएलपी पार्टी ये है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस पार्टी में आके वो अगर हक अधिकारों की बात करता है तो आरएलपी पार्टी का सीनियर लीडर है, वो आरएलपी पार्टी का सदस्य है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जब भी चुनाव लड़े या पार्टी का संगठन था, सारे अच्छे पदों पर अच्छे लोग थे इस पार्टी में, लेकिन चुनाव के बाद में जब कार्यकारिणी भंग कर दी, उसके बाद में जैसे ही कार्यकारिणी का विस्तार हमारा चल रहा है, उसके ऊपर सीनियर लीडरशिप रूपरेखा कर रही है, चर्चा चल रही है, और जब भी पार्टी की जो है संगठन बनेगा उसमें आप देखोगे सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे मौके। अभी आपने देखा होगा कि दलीप जी चौधरी जो पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस सरकार के, आरएलपी पार्टी में आए। प्रभाती लाल जी जो पूर्व एडीएम रहे आरएलपी पार्टी के अंदर, और भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो अभी कतार के अंदर है, जो आने का रास्ता देख रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में हम थोड़ा और सब्र कर ले कि कुछ मिला तो ठीक है, बाकी उनका मन अब सब लोगों का आरएलपी पार्टी की तरफ है। हम भी कहीं भी चाहे यूनिवर्सिटी में या कहीं इधर उधर, आप हम जब भी कभी कांग्रेस के या बीजेपी के लोगों के साथ हम बैठते हैं, कभी कोई प्रोग्राम में या इवेंट में हम लोगों का मिलना जुलना हो जाता है, तो भी हम उनसे चर्चा करते तो वो कहते हैं कि अंदर से तो हम भी बहुत दुखी है, यहाँ हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हमसे आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट मिल रहा है, और आपका जो नेता है वो हमारे नेताओं से बहुत मजबूत है, और वो एक अकेला अगर एक हुंकार भरता है या लड़ाई लड़ता है तो पीछे आप जैसे हजारों लोगों को जो है, सरकार को, प्रशासन को जो है, आपको भी उस नजर से देखना पड़ता है कि हनुमान बेनीवाल का सिपाही है। जो तीसरा फ्रंट खड़ा करने की लगातार आप बात कर रहे हैं, हम और भी ऐसे नेता देखते हैं राजस्थान में, या तो वो निर्दलीय है या फिर कहीं ना कहीं वो भी तीसरा फ्रंट खड़े करने की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आरएलपी उन नेताओं को अपने साथ जोड़ पाएगी, जैसे रविंद्र सिंह भाटी है, नरेश मीणा है, इधर राजकुमार राउत है, राजेंद्र गूडा हो गए, अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्र से जो आते हैं, तो वो क्या तीसरा फ्रंट आरएलपी के साथ जुड़ के उसे मजबूत कर पाएंगे राजस्थान में? देखिए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है,
और कुछ भी संभव नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम शुभकामनाएं देते हैं कि अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के लिए एक अच्छे नवाचार और अच्छे जो है राजस्थान के लिए एक संदेश की बात है अगर ऐसा होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस राजस्थान के बदलाव के लिए इन दोनों पार्टियों के खिलाफ अगर तीसरे विकल्प मिलजुल के अगर एक साथ आते हैं तो हमारी सबकी शुभकामनाएं, हम सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। लेकिन ये सबके पार्टियों के जो जितने लीडर हैं या जो जो सारे नेता हैं उन सबके मन की बात है और उनका आपस में क्या सामंजस्य बनता है या क्या उनका जो है मेलजोल होता है, उसको लेकर अगर कमान बनती है और अगर संगठन आपस में मिलता है तो हम लोग तो मिलकर काम करेंगे, और नहीं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक अकेली पार्टी तो लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बार की विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली को कैसे देखते हैं सर? ये तो अगर आप किसी बच्चे से भी सवाल कर लोगे ना, वो भी बता देगा कि जो नेता पहली बार विधायक बनके और उस कुर्सी के ऊपर बैठा है, जिस कुर्सी से राजस्थान की नीति नियति कानून सारी चीजें तय होती है, योजनाएं, लोगों के विकास की बात, लेकिन उस कुर्सी पे न बैठ के दौरे पे दौरे अगर कोई आदमी करेगा और जिसे यही नहीं पता हो कि राजस्थान के अंदर चल क्या रहा हो, तो उसकी कार्यशैली तो मैं क्या बात करूं। लेकिन यह है कि हेलीकॉप्टर में उसने बेहद आनंद लिया है, अलग अलग जिलों में घूम के अलग अलग एंजॉय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये राजस्थान की जनता जानती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को कम से कम 5-6 घंटे तो उस कुर्सी पे बैठ के ये सोचना चाहिए कि आज कहाँ कहीं आंदोलन हुआ है या कहाँ लोगों की क्या आवाज है या कहाँ क्या हुआ है। ये समझ से बाहर है जब उस मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि कहाँ आंदोलन चल रहा है, कहाँ किन लोगों की क्या बात है या कहाँ क्या हैवी डिमांड है और वास्तव में लोग किस दुर्दशा से गुजर रहे हैं, तो फिर वो काय का मुख्यमंत्री है। तो मैं कह रहा हूँ ये तो राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राम भरोसे राजस्थान की जनता चल रही है और राजस्थान चल रहा है, और राजस्थान की सरकार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो कुर्सी है वो ऐसे मानोगे एक शेडो कुर्सी है कि भजनलाल जी केवल एक मुकुटे के रूप में, बाकी उनके पीछे जो है जो अपने जो बोलते हैं ना कि जो बैलगाड़ी की जो उसको क्या बोलते हैं, ये वो है। क्या आप भी राजनीति में काफी एक्टिव है? आपको अगर 2 साल बनाम 5 साल पे अगर अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी देनी हो तो क्या कहेंगे सर? मैं तो कह रहा हूँ दोनों को ही जीरो कहूंगा, चाहे 2 साल बीजेपी के हो चाहे 5 साल कांग्रेस के हो, दोनों एक दूसरे से तुलना कर रही। बीजेपी ये चाह रही है कि कांग्रेस ने 5 साल कितना अत्याचार या कितना लूट कसोट किए, उससे ज्यादा हम हमारे खजाने को भर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले 5 साल बाद तो हमारा कोई दौर नहीं है। राजस्थान की जनता है जिस परिपाटी से गुजरेगी उसी परिपाटी से गुजरेगी, लेकिन अब उन्हीं दोनों को राजस्थान की जो जनता है वो मुंह तोड़ जवाब देगी। राजस्थान की जनता अब उब चुकी है, वो समझ चुकी है, इसलिए अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल की तरफ लोगों का विश्वास और जुड़ाव है। और जनता ने बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों के इन दोनों पार्टियों के नेताओं से जो है उठ चुकी है। ये बात नहीं कि दोनों पार्टियों में भी सारे नेता ऐसे, कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो खुल के बात नहीं कर सकते, वो उनकी बंदिशें हैं। लेकिन मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि उन गर्दिशों से बाहर निकलकर लोगों के हक अधिकारों की बात आपको करनी चाहिए। अगर सत्ता में बैठे बड़े सीनियर लीडर या जो कोर कैबिनेट के लोग हैं वो सुन नहीं पा रहे, तो आप दूसरे तरीके से कोशिश कीजिए, लेकिन कम से कम लोगों के उस मत के ऊपर, लोगों के मन पे आप जो है उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको दोबारा जनता के बीच में जाना है। नहीं तो जनता की जो ताकत होती है, एक वोट की जो ताकत होती है, वो कब किसको जो है पटकनी दे दे, कब किसको कुर्सी से नीचे उतार दे, ये जनता अच्छी तरीके से जानती है। 2 साल में लगातार भाजपा दावा कर रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ राजस्थान की अगर हम बात करें, और 5 साल में 19 पेपर लीक की वो बात करते हैं, उस पे क्या कहेंगे सर? ये नीट का पेपर किसके काल में लीक हुआ बताओ? भाजपा कहां से दावा कर रही है? सबकी बोलती बंद हो गई ना, कि इतने समय तक ये चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। मैं कह तो रहा हूं भाजपा के अंदर बैकडोर से एंट्रियां होती है, पेपर आज भी लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार आज भी चल रहा है, लेकिन ये केवल जनता को बरगलाया जा रहा है। चलो मुख्यमंत्री जी को पूछो मगरमच्छ कहाँ है, क्यों नहीं पकड़े में आ रहे वो मगरमच्छ, बताओ। असली वही तो मगरमच्छ है जो अब तक आपकी गिरफ्त से दूर रहे, आपको आपका उन्हें संरक्षण प्राप्त है, वही लोग अभी भी सिस्टम में हेराफेरी करके इन सपनों के सौदागर बने हुए हैं।
बैकडोर से ओमार भरवाई जा रही है। ये ओमार का सिस्टम तो आपके इसी कार्यकाल में तो चल रहा है। न जाने और कितने ऐसे कुकर्म या ऐसे कितने सिस्टम के अंदर ऐसे फेलियर सौदागर लोग बैठे होंगे जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चेन है ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरी इसके अंदर है। छोटे से कर्मचारी से लेके बड़े से बड़ा जो मैन जो प्रेसिडेंट है वहां तक के सारे लोग इसमें मिले जुले हुए लोग हैं। जब तक आप मुख्य लोग को छोड़कर जो नीचे की जो चेन में जो बैठे लोग हैं उन लोगों को आप नहीं पकड़ोगे तब तक इस सिस्टम को कोई नहीं बदल सकता। और बीजेपी के कार्यकाल के अंदर आप रोजगार की बात देख लीजिए, सारी भर्तियां आज कोर्ट में अटकी हुई पड़ी है। आज सारे लोग न्याय की बात कर रहे हैं, पीटीआई के लोग अलग चिल्ला रहे हैं, रीट के लोग चिल्ला रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के लोग चिल्ला रहे हैं, पशु परीक्षर के लोग चिल्ला रहे हैं, न जाने कितने ऐसे भर्तियां पड़ी है अभी भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये राजस्थान की एक परिपाटी हो चुकी है कि पहले भर्ती परीक्षा की घोषणा होती है, फिर उसके अंदर फॉर्म भरवाया जाता है, फिर उसमें एग्जाम होता है, कभी एग्जाम 2-3 शिफ्ट में करा दिया जाता है, फिर बच्चों को नॉर्मलाइजेशन की बीमारी से गुजरना पड़ता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा होता है पेपर, फिर परिणाम में गड़बड़ियां होती है, उसके बाद में कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट में बच्चों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर कोर्ट कुछ अलग आदेश करता है, फिर बोर्ड कुछ ऐसा करता है, यानी एक भर्ती को कंप्लीट होने में 5-5 साल लगते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा ये जो सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं कि जो युवाओं की जो ढलती हुई जो उम्र है, उम्र को वापस आदमी कोई भी नहीं ला सकता। इसलिए आप कम से कम शर्म कीजिए कि नौजवानों की जो उम्र खर्च हो रही है, जो उम्र खपा हो रही है, जो उनका समय खर्च हो रहा है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए उनके साथ न्याय कीजिए साहब, वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज ये हालत हो गई है कि राजस्थान के अंदर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करने से पहले 100 बार उसको डर होता है कि यार क्या होगा, क्योंकि कभी कभी तो ये सिस्टम में जो पेपर बनाने वाले लोग ऐसे तो पेपर बना देते हैं ये लोग, न जाने जबरदस्ती इनको पेपर देना पड़ता है बेचारों को। आखिर वो चाहते कि अगर आपकी 100 सीटें हैं और भले ही 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन आप पेपर एक सिलेबस से बनाओगे, पेपर एक क्राइटेरिया से बनाओगे, तो ऑटोमेटिक भले ही कट ऑफ हाई चली जाए, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के ऐसे पेपर बनाते हो कि बैकडोर से एंट्री करवा के कुछ लोगों को आप जो है 60 गांठ से नौकरी दे देते हो और बाकी बच्चे लोगों को जो है ऐसे टफ पेपर देके कट ऑफ कम रख देते हो, ताकि पता चले कि भाई कट ऑफ बहुत कम गई है, पेपर तो लीक होने के चांसेज ही नहीं है। अगर पेपर लीक होता तो फिर कट ऑफ हाई चली जाती। तो ये ऐसे नए नए जो है तुझ अपने जा रहे, बाकी बीजेपी भी कम नहीं है। ये दोनों जो है चोर चोर मौसेरे भाई है, दोनों गले मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि तूने अच्छा किया, तूने अच्छा किया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक नजरिया चल रहा है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल बहराणा धाम जाते हैं, वहां पर जो विवाद चल रहा है उस पर लगातार आरएलपी मुखरता के साथ रिको इंडस्ट्रियल एरिया का विरोध कर रही है। राजस्थान में एक धड़ा ये कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ इस तरीके से आना रोजगार की कमी करेगा आने वाले समय में, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए कि हम विकास की परिपाटी को हम लोग कभी दूसरे नजरिए से नहीं देखते। हम चाहते हैं कि विकास भी हो, लेकिन विकास के साथ विनाश किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। आज राजस्थान उस धर्म, संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, उस परिपाटी के अंदर राजस्थान के लोग जो है विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। और ये राजस्थान ही क्या, मैं तो पूरे भारत की बात करूंगा कि विश्व भर के अंदर भारत की जो है एक धर्म, आस्था और विश्वास के साथ जो है लोगों का जो है एक समूह जुड़ा हुआ रहता है। और उसके बाद में राजस्थान के जयपुर के वो बहराणा, वो दादूपंथी धाम, जहां उस पंथ के लोग रहते हैं, वहां साधु संत रहते हैं, और उन लोगों के साथ जब उनकी जगह के साथ पेड़ पौधों को काट के, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके, इस पर्यावरण की हत्या करके, और आप लोग इंडस्ट्रियल लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अगर आप वहां पे डेवलपमेंट की बात करते हो तो वो डेवलपमेंट नहीं है, फिर वो विनाश है। उसको विकास नहीं कह सकते। विकास के लिए ऐसी हजारों जगह पड़ी है, आप विकास कीजिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने इतने पेड़ काटे वहां पे आप इंडस्ट्री लगाओगे तो उस संस्था का, उस मंदिर का, उस वहां पे रहने वाले उन लोगों का क्या होगा? दादूपंथी लोगों का एक अलग पार्ट है, उनका एक अलग पंथ है, उसमें उनके अलग अलग नियम है, उनकी नीतियां अलग अलग है, जिसके अंदर अगर दादूपंथी में तो अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो शव को ना दफनाते ना जलाते हैं, वो शव को जंगल के अंदर छोड़ते हैं। और वहां अगर इंडस्ट्रीज एरिया चलेगा तो वहां के जीव जंतु, वहां के पेड़ और वहां के एनवायरमेंट की क्या हालात होगी। वहां रहने वाले वे जो दादूपंथी लोग हैं, इनकी आस्था के साथ, इनके धर्म के साथ, इनकी संस्कृति के साथ, इनके नियमों के साथ कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय ये लोग कर रहे हैं। तो सरकारों को समझना चाहिए कि राजस्थान के लोग विकास
चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान के लोग आतुर है, लेकिन विनाश के लिए लोग जो है आपकी इन्हीं सिस्टमों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भैराना धाम को बचाने के लिए आने वाली जो 27 तारीख है, उन साधु संतों के साथ न्याय के लिए जो बीजेपी पार्टी अपने आप को धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करती है, लोगों को बड़े बड़े जो है भाषण देके धर्म की आस्था की बात करती है, और आज उसी धर्म आस्था के साथ उन्हीं संत समाज के साथ साधुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो लोग समझ चुके हैं। और उनको जवाब देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और 27 तारीख को आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर एक नया सूर्योदय उन संत समाज उस दादूपंथी धाम को बचाने के लिए भैराना के अंदर एक नया ध्वज पताका आरएलपी का फहराएगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। और सरकार के सामने आप देखोगे अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर को चारों तरफ से घेर के एक ऐसा सुगमा आएगा जिस दिन आप देखना ये जो कांग्रेस के जो लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जो नीट के लिए 1000 की भीड़ करके हंगामा कर रहे हैं ना, उस दिन आप देखना उन्हें दिखाना कि आंदोलन क्या होता है। वो होता है आंदोलन, वो होती है लड़ाई। ये नहीं है कि तुम आए और रील बनाई फोटो जीवी की ये चले गए। इनके आंदोलन में तो मैं कह रहा हूँ, मेरा एक मित्र बता रहा था कि इनके आंदोलन में तो इनके नेताओं से ज्यादा तो इनके कैमरामैनों की भीड़ रहती है। एक एक नेता 4 लेके आता है, एक इस एंगल्स में, इस एंगल में, एक इस एंगल में, एक गाड़ी पे चढ़ा होगा, एक सामने होगा, एक पीछे होगा, और एक करेगा कि कौन बैरिकेडिंग कब चढ़े और कब किसके यूं आए, कब किसके यूं आए। ये तो इनकी हरकतें दिखाया जा रहे हैं, माहौल किया जा रहा है। बताओ क्या हुआ, इन्हें दिला दिए क्या न्याय? बताओ क्या हुआ? बात तो नहीं करी, फिर बैठते थे ना यहाँ, यहीं बैठते रोड के ऊपर, तब तो बात करते हैं। कहाँ है, कहाँ चले गए वो? चलो कांग्रेस के वो बड़े नेता कहाँ थे बताओ? मैंने तो नहीं देखा। सचिन पायलट जी कहाँ थे? वीडियो बना के तो खूब डाल रहे थे कि नीट के पेपर के साथ युवाओं के साथ गलत हुआ है, ईमानदारी के साथ गलत हुआ है। और उनके समर्थक कह रहे थे कि सचिन पायलट जी हमेशा युवाओं के साथ रहे हैं, जब जब भी पेपर लीक की बात होती है सचिन पायलट जी ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। चलो भाई, अपनी सरकार के लिए आंदोलन किए, हम शुभकामना देते हैं। लेकिन जब जब कोई भी नेता खुद की सरकार से टकरा सकता है, खुद की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकता है, आरपीएससी को भंग करने के लिए पैदल सकता है, तो आज विपक्ष में वो नेता क्यों नहीं आ रहा सड़क के ऊपर? किन गर्दिशों में बंधा है? कौन सी ऐसी जो है गठजोड़ या ऐसी कौन सी जेड़ियां हैं जो उन्हें बांधे रखी है? बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते साहब? आखिर जयपुर दिल्ली के उन बंद एसी के कमरों से बाहर भी निकलो। मानते हैं आप सीनियर लीडर हो, बड़े नेता हो, लेकिन रोड पे आओ साहब। इन बच्चों को अकेले मत छोड़िए। अगर वास्तव में आप युवाओं के साथ हो, अगर सचिन पायलट जी युवाओं के हितैषी है, पेपर लीक के खिलाफ है, तो आप आइए और आज उसी आरपीएससी को भंग कराने के लिए आप कीजिए पैदल मार्च। राजस्थान का युवा हम आपके साथ है। आप क्यों नहीं बोले? नीट के लिए क्यों नहीं आए सचिन पायलट साहब? रोड पे तो नहीं आए, ऐसे तो बड़ी बड़ी डिगे हाँक रहे हैं। ओमार घोटाले के ऊपर सचिन पायलट जी ने एक सवाल क्यों नहीं किया? केवल सोशल मीडिया के ऊपर बयान करके, ट्वीट करके और माहौल क्रिएट करके साहब नहीं हो सकता। जनता समझ चुकी है। ज्यादा से ज्यादा आप विधायक बन जाओगे, हो जाओगे, आ जाओगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि कौन नेता अपने लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है। तो मैं तो कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर युवा हितैषी हो, खुद के कारनामों पर आप क्षमा प्रार्थी हो और वास्तव में लड़ना चाहते हो, तो आप आइए, लेकिन तरीके से लड़िए साहब। केवल सोशल मीडिया की उस माहौल को जीतने के लिए वो मत कीजिए। हकीकत धरातल पे आके लड़िए। 2 घंटे का आंदोलन करके फिर होके वापस जाके ये मत देखिए कि क्या हो रहा है। क्या हनुमान बेनीवाल भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो रविंद्र सिंह भाटी कर रहे थे, कि इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक तरीके से विरोध करना और खुद की राजनीति को आगे बढ़ाना? हनुमान बेनीवाल जी की आप तुलना किससे कर रहे हो, ये आपको समझना चाहिए। जिस समय वो लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस समय हनुमान बेनीवाल जी जयपुर के उस राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए थे। उनमें और इनमें भेद रात फिर तो चांद में और सूरज में बहुत फर्क होता है, ये समझना चाहिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान की वो लीडर हैं जिन्होंने 30 साल तक सत्ता के खिलाफ रह के हमेशा राजनीति करी, न्याय दिलाया, और जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। और रविंद्र सिंह भाटी जी भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं और छात्र उम्र के अंदर जो है वो विधायक बने, निर्दलीय विधायक बने। लेकिन वो जो संघर्ष कर रहे हैं उस दौर से वो भी गुजर रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ निर्दलीय होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई के अंदर उनका हमेशा से जो है एक अलग रवैया रहा है, युवाओं के अंदर उनकी भी एक अलग खूबी रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल से उनकी तुलना करना थोड़ा अलग क्राइटेरिया हो जाएगा, क्योंकि
हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी में रात और दिन का फर्क है। बाकी हमारी शुभकामनाएं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी उन्होंने आंदोलन उनका चल रहा है, उस आंदोलन में जो उन्होंने किया, हमारे बड़े भाई है, हम भी उनके साथ हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। जहां कहीं भी अन्याय और अत्याचार हो कि वहां न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक विधायक रहते हुए जो आपने जो हरकत की पेट्रोल डलने की, गलत है। क्योंकि इससे क्या होता है कि चलो आप लोग चलो एक ऐसा दिमाग में विचार भी आ जाता है कि हिम्मत हार के ये कदम आपको उठाना पड़ जाए। लेकिन अगर एक गलती से अगर वहां अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी, पर जनता क्या सीखेगी? क्योंकि मुझे पता है कि हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार 1998 का दौर था। तो हम ऐसे एक दिन बैठे थे, हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर जो लीडर रहे हैं उनके पास, तो वो बता रहे थे कि 1998 का वो समय था जब हनुमान बेनीवाल जी अध्यक्ष थे, उसके जस्ट बाद के अंदर। तो उस समय चुनाव दौर के अंदर आंदोलन चलते थे। जब चुनाव होते हैं तो यूनिवर्सिटी में अलग अलग छात्र नेता अपना अलग अलग दमखम दिखाता है। तो कोई एमए डिपार्टमेंट का कोई एक स्टूडेंट लीडर था जो कोई आंदोलन कर रहा था उस डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों को लेकर। तो उसने क्या है कि एक लड़के को तैयार किया, कोई निशांत भारद्वाज नाम से था, कि भाई तू, तेरे ऊपर पेट्रोल उड़ेल लेना, ताकि राजस्थान की सरकार की नजर और पूरे राजस्थान के लोगों की नजर इस आंदोलन के ऊपर चली जाए कि ये आंदोलन किसका था, किसके नेतृत्व में था और क्या हुआ। तो उस लड़के ने, वो एमए का स्टूडेंट था, और उसने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया और अनजाने अनजाने में माचिस की तिली लगाई और आग इतनी जल्दी फनक गई कि वो वहीं जल गया और उस लड़के की डेथ हो गई। तो कभी कभी ऐसी जो हरकतें हैं वो अनहोनी में, गलत घटना में तब्दील हो सकती है। और जो आपके पीछे जो युवा पीढ़ी है उनको फिर किस दिशा में आप ले जाना चाह रहे हो, वो क्या समझ विकसित होंगे बताओ? कल को लोग कहेंगे कि भाई अगर वो लोग ये हरकत कर सकते हैं तो फिर कौन हो सकता है? आंदोलनों के तरीके होते हैं। हम लोग तो अभी है कि हम तो छात्र नेता हैं राजनीति की शुरुआत में, फिर भी हम 3-3 दिन भूखे प्यासे टंकियों पे रहे हैं। 5-5 साल एक आंदोलन को लेकर चले, कोई लेके चल सकता है क्या? 5-5 साल लेकर चले, 15 दिनों में 20 दिनों में थक गए। 127 दिन तक हम शहीद स्मारक पे बैठे थे, इसी तपती धूप में बैठे थे। आपके साथ तो लोग बैठे हैं, हम तो अकेले बैठे रहते थे। 10-10, 20-20, 30-30 लोग बैठे रहते थे, इसी तपती धूप में बैठे रहते थे, जयपुर के बीच में बैठे रहते थे। लंबा आंदोलन था, 127 दिन बाद में भी जीते, फिर सरकार खिलाफ हुई, फिर भी हमने न्यायपालिका पर विश्वास किया। तो खुद के ऊपर, खुद की उस एबिलिटी में विश्वास कीजिए कि लोग चाहे हमारे कितने भी खिलाफ हो जाए, सत्ता या सरकार हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी आदमी को खुद को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए, खुद को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता। खुद पे आपको मजबूती रखिए साहब, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी उनका जो संघर्ष है, उनकी जो मांग है, उनमें हम भी चाहते हैं कि मजदूरों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए। और इसका दूसरा अर्थ भी ले, तो अगर एक जनप्रतिनिधि को अगर ये कदम उठाना पड़ रहा है और एक जनप्रतिनिधि की मांग को एक रिप्रेजेंटेट एमएलए को अगर इस हरकत से गुजरना पड़ता है, तो फिर आम जन की क्या हालात रही होगी? फिर आम जन की कौन सुनवाई करेगा? क्या हर जगह एमएलए थोड़ी आएंगे? तो सरकारों को और प्रशासन को समझना चाहिए कि भाई, क्योंकि जो सामंजस्य की कड़ी है जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में, वो प्रशासन को सरकार तक जो है उनकी मांग को पहुंचा के उन्हें न्याय का रास्ता दिलाना चाहिए और जनता की मांगों को सुनना चाहिए, क्योंकि यही वो जनता है। क्योंकि प्रशासन जनता की नौकर है। प्रशासन का मतलब, क्योंकि मैं प्रशासन में बैठे उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आदमी की पहचान जो है पद से नहीं होती, बल्कि पद पे बैठे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है कि आपने अपने पद पे रहते हुए अपने दरवाजे पे आए उस आंसू से भरे आंखों के लोगों को आपने हंसते हुए अगर आपने उसे विदा किया है या उसको आपने न्याय दिलाने का काम किया है, तो ये मान लीजिए कि आपका कर्मा लौट के आपके पास आ गया है। वो आपकी खरी कमाई है, ना कि चापलूसी करके, रिश्वतखोरी करके ये चीज कर रहे हो। तो प्रशासन में भी अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो समझना चाहिए सरकार में, प्रशासन के लोगों में बैठ के आम जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। यार बिजली, पानी, शिक्षा, अगर आजादी के 70 साल बाद में भी अगर लोगों को इन चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है, तो फिर सोच लीजिए राजस्थान कहाँ है। आज भी अगर शिक्षा की कमी है, पानी की कमी है, रोजगार की कमी है, तो फिर हालात क्या बताओ? कभी कभी मंत्रियों के इलाके में तो फिर उनके खुद के घर में या उनके खुद के दफ्तरों में तो कभी पानी की समस्या नहीं हुई, उनके तो कभी लाइट की समस्या नहीं होती, कभी उनके घर की छत तो नहीं गिरती, उनकी कभी कोई समस्या क्यों नहीं होती? ये आम जनता की क्यों होती है? उनकी क्यों नहीं सुन रहा? कभी मंत्रियों के घर तक जाने वाली रोडों को देखिए आपने कभी खराब होती हुई, आम जन के रास्तों के साथ क्यों? तो लोगों को समझना चाहिए कि यार जो जनता ने हमें यहाँ तक लेके आया, तो जनता को राहत दे। जनता क्या मांगती? केवल आपसे जनता 2 वक्त गुजारने के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इन चीजों के लिए भी अगर आपको जनता के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं दफ्तरों के, तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाता जनता में, चुने हुए वो नेता में, और चापलूसी से जो प्रजातंत्र के लोग बैठते थे उनमें। सब ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पर है पॉडकास्ट के। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप उन पे क्या विचार रखते हैं बताना। सबसे पहले अशोक गहलोत। कि छात्र राजनीति से निकले, और कुछ हद तक बात करें तो अब तक के मुख्यमंत्रियों में कहीं ना कहीं आम जन से जुड़े हुए मुद्दों पर, और राजस्थान में जब जब भी कहीं भी कोई भी किसी ने आवाज उठाई है या अच्छी योजनाओं की बात करें या कहें, तो अशोक गहलोत जी का कार्यकाल कुछ हद तक अच्छा रहा है, पर कुछ हद तक बुरा भी रहा है, चाहे पेपर लीक की बीमारी हो या अन्य और सारे घोटाले जो उसमें किए हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर देखें तो ठीक कार्यकाल रहा है। सचिन पायलट। मैं नहीं कह सकता सर, जो आदमी झूठ बोल सकता है, क्योंकि जो अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकता है और विपक्ष में रहते आंदोलन नहीं कर सकता, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके मन में क्या थॉट है या क्या नहीं है। बाकी अगर वो सड़कों पे आके और संघर्ष करते हैं तो हम मानते हैं, फिर भी युवा उनको आइडियल मानते हैं। समझ से परे क्यों आइडियल मानते हैं, कैसे मानते हैं, हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो अगर रोडों पे लड़ नहीं सकता, बाकी वो युवा है, अच्छे बोलते हैं, अच्छा उनमें उनका युवाओं में क्रेज है, हमारी शुभकामनाएं उनको। लेकिन शिकायत भी उनसे है कि आपको सड़कों पे आके युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए पायलट साहब लड़ना चाहिए। अब राजस्थान की सीनियर लीडरशिप हो और पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों पे जब आप अपनी सरकार के खिलाफ लड़ सकते हो, तो आज विपक्ष का समय है। और अब अगर आप अपना दम नहीं दिखाओगे, अब अगर आप युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं करोगे, तो फिर अपने आप को युवाओं में एक छवि क्रिएट करने में कोई कमी नहीं रह जाती। गोविंद सिंह डोटासरा। इनकी तो बात ही मत करो यार आप। ये तो वो आदमी है कि जो जिनके खुद के हाथ जो है चोरी से बंधे हुए हैं, उस पेपर चोरियों माफियाओं के रंगों में बंधे हुए हैं, फिर भी ये चिल्ला रहा है कि पेपर चोरों को न्याय दो, ईमानदारी दो, और ये करो और वो करो। इनके जितना झूठा आदमी मैंने तो नहीं देखा साहब। ये तो राजस्थान का दुर्भाग्य है कि फिर भी लोग इन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी राजस्थान के युवा इनके खिलाफ है। अगर आप चाहो तो राजस्थान के जो तैयारी करने वाले जो ये जेन जी युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को आप पूछ लीजिए, अगर कोई पेपर चोर में, अगर पेपर माफियाओं में किसी से कोई सवाल पूछेगा ना कि राजस्थान का सबसे बड़े लीडर का नाम बता दो जिसने पेपर चोर किए हैं, पेपर माफिया, तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का ही नाम आएगा। क्योंकि भूल नहीं सकते साहब, हमारे पास एविडेंस पड़े हैं, आज भी वो अखबारों के वो पन्ने, आज भी वो मीडिया के उस समय की कवरेज, आज भी वो समय, उस वक्त को हम भूले नहीं है साहब। भले ही वक्त लंबा चला गया हो, लेकिन हम भूले नहीं है उस दौर को, जिस दौर में आपने हमारे साथ कुठाराघात किया, हमारे सपनों को बेचा, लाठियां बरसाई, और आज आप कह रहे हो कि इस्तीफा दे दो। तो आपने तो नहीं दिया इस्तीफा, हम तो चिल्ला रहे थे ना उस समय। लेकिन समय का चक्रव्यूह बदलेगा, जिसने गलत किया है ईश्वर उसके साथ भी हिजाब करेगा, और हमारी जो बद्दुआएं हैं उनसे जरूर इंसाफ मिलेगा युवाओं के साथ। टीकाराम जूली। देखिए, राजस्थान के अच्छे नेता प्रतिपक्ष है, मैं कई बार खुद जो है उनके विचारों को सुनता हूँ, और मेरे अंदर भी मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ, सीखने को मिलता है कि राजस्थान के ऐसी समाज से वो आते हैं, उस समाज से आते हैं, दिव्यांग होते हुए राजस्थान के इतने बड़े एक पद के ऊपर वो बैठे हैं। कभी उन्होंने किसी से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करी, यह उनकी विशेष विशेषता रही है। जब भी बोलते हैं पूरी तैयारी के साथ मुद्दों के ऊपर बेहद ही शानदार वो अपने विचार प्रकट करते हैं, और सरकार के सामने बड़े ही नजरिए से जो है आंखों में आंखें डाल के वो सरकार के सामने अंगुली करके बात करते हैं, और शानदार उनका कार्यकाल है, अच्छी है। उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता चाहता हूं, और मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के अंदर जो युवा है या जो तैयारी कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं, चाहे वो भले किसी पार्टी विचारधारा मत से रहो, अच्छे नेताओं के जो गुण हैं या अच्छे नेताओं की जो परिभाषाएं हैं, उनकी जो विचार है वो सबको देखो स्वीकार्य करने चाहिए। और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा जोली जी से सीखना चाहिए। बहुत शानदार। वसुंधरा राजे। वो तो अब राजनीतिक परिपाटी से बिल्कुल डाउन गर्थ की ओर भी चले गए, उनकी तो बात भी करने कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक दौर था, वो एक वक्त था जो चला गया। अब उनका दौर वापस ना आने वाला है ना आएगा। कुछ सपने उनके सपने ही रह जाएंगे। बाकी ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गई है, उस लिस्ट के अंदर उनका नाम भी चल गया। बाकी
कार्यकाल उनका भी अच्छा नहीं रहा। भजन लाल शर्मा, ये तो देख ही रहे हैं, भुगत रहे हैं, हम तो राजस्थान वाले हैं, क्या कर सकते हैं भाई। जब कांग्रेस ने ठगने का काम किया तो बीजेपी पे भरोसा जताया, और बीजेपी ने एक ऐसा अजूबा, एक ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बना दिया जो पहली बार का विधायक रहते हुए। इसकी तुलना तो लोगों ने उस नजरिए से की कि ये वो पार्टी है जो पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो किसी को भी जो है कहां से कहां ले जा सकती है। लेकिन अब जाके समझ आ रहा है कि क्यों बनाया, क्यों किया। केवल और केवल उस हाशिए पे बिठा के एक कठपुतली के रूप में जो आज राजस्थान का सरकार चल रही है, ये राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसा कार्यकाल, ऐसा मुख्यमंत्री उन्हें नसीब हुआ है। खुद के मत से, खुद की वोट से उन्हें ऐसे पल देखने पड़ रहे हैं कि राजस्थान आज उस गर्त के अंदर चला जा रहा है जहां विकास के नाम पे विनाश हुआ जा रहा है, जहां योजनाओं के नाम के ऊपर जो है साठगांठ चली जा रही है, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, खजाना भरा जा रहा है और पैसे पे पैसे कमाए जा रहे हैं। बाकी जनता भाड़ में जाए, त्राइमाम करे, इनका कोई लेना देना नहीं है। बढ़िया वो घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ। दिया कुमारी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल भी जो है, पहले वो एमपी रही है, आज वो विधायक बन के जो मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है राजघराने से विलंब आते, लेकिन अगर आप बात करो तो संघर्ष करके जो नेता इस फील्ड के अंदर आए वो होता है नेता। ये तो है नेता। हम राजनीति के अंदर लीडर को स्वीकार करते हैं, क्योंकि लीडर वो होता है जो उस किसान परिवार से, उस ग्रामीण परिवेश से निकल के आते हैं, जिनका कोई राजनीतिक जो है नहीं रहा हुआ कोई भी पास्ट, और वहां से वो निकल के संघर्ष करके उन कठिन रास्तों के ऊपर जो चल के और जीरो से चल के उन्होंने खुद के स्तर के ऊपर राजनीति किए, कठिनाइयों से सामना किया है, हर चुनौतियों के सामने लड़ा है, लोगों को न्याय दिलाया है, लोगों के दुखों को अपना दुख मान के जो इस तम तक आए, लोगों के ऊपर भरोसा लोगों ने उनके ऊपर जताया, एक विश्वास जिताया लोगों, हम उनको मानते हैं। जैसे हनुमान बेनीवाल रहे हो, भाटी रहे हो, या और तमाम ऐसे नेता, बलवान पूनिया जी भी है, ऐसे खूब सारे नेता है जो वास्तव के अंदर जो उस परिपेश निकल गए। बाकी दिया कुमारी जी राजघराने से हैं, उस नजरिए से जो वो चलती हुई परिपाटी में इनको टिकट मिला, ये बैठ गए। बाकी आने वाला जो दौर है राजस्थान का, ये एक जैन जी का दौर है, क्योंकि युवा जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। अब वो समझ चुके हैं कि हम वो लोग नहीं रहे कि आप हमें जो है ये कह दोगे कि सवाल पूछना गद्दार है, आप लोग केवल गुलामी कीजिए। अब युवा, ये जैन जी जो पीढ़ी है, ये क्रांति की ओर है, और राजस्थान में आने वाले समय के अंदर आप देखोगे कि जो युवाओं की जो क्रांति जो है एक नई रूप लेगी, नया इंकलाब राजस्थान की क्रांति लिखेगी, और हर युवा भगत सिंह बन के जो है आंदोलन करेगा। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो अब तक बंद कमरों में बैठे रहते हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं और कहते भी है कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आवाज नहीं उठाते, तो मैं उनके साथ कहता हूँ कि अगर आप अपनी आंखों के सामने अगर होते हुए गलत काम को भी अगर आप गलत कह रहे हो, लेकिन उस गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हो, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेगुनाह आप लोग हो। क्योंकि अगर गलत काम होते हुए को अगर आप देख रहे हो और आवाज नहीं उठा सकते हो, तो फिर इसका मतलब आपसे ज्यादा कमजोर, आपसे ज्यादा बेगुनाह इस भारत में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वो कहते हैं कि भगत सिंह की तारीफ सब लोग करते हैं, भगत सिंह को फॉलो सब करते हैं, लेकिन खुद के घर में कोई भगत सिंह नहीं देखना चाहता, दूसरों के घरों में सब भगत सिंह देखना चाहते हैं। इसलिए मैं राजस्थान के उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि जब भी कहीं बात हकों की, अधिकारों की या गलत किया है, तो उसके सामने मजबूती के साथ आप लड़िए, क्योंकि सत्ता से, सिस्टम से अगर आप सवाल करोगे, टकराओगे, तभी एक नई क्रांति के साथ में आप इबारत लिख पाओगे और राजस्थान में आप आने वाली पीढ़ियों के नए फ्यूचर को जो है डेवलप कर पाओगे। किरोड़ी लाल मीणा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के अगर आंदोलनों के मामलों में देखोगे तो हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल बेनीवाल जी के बारे में हर बच्चा कह देगा कि सबसे ज्यादा आंदोलन इन्होंने किए। और जब बीजेपी विपक्ष में थी, उस दौर में जब पेपर लीक के मामले हुए थे, तो हमारा सबसे ज्यादा साथ भी इन युवाओं का किरोड़ी लाल जी ने भी दिया था। और राजस्थान के अंदर एक अनूठी उनकी पहचान है, क्रांतिकारी रहे, हर आंदोलन को उन्होंने अलग नजरिए से लड़ा है और लोगों को न्याय दिलाया है। हमारी शुभकामनाएं उनको। आज सरकार में होते हुए भी जो है वो अपने आप को उस नजरिए से पेश नहीं आना चाह रहे। उनका मन करता है कि मैं सड़कों के ऊपर जाऊं, मैं लड़ूं, मैं टकराऊं, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने नई पार्टी भी बनाई, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई, फिर भी वो वापस बीजेपी में मिलके
जो है काम कर रहे हैं, वो उनका खुद का जो है मत है, मन है। बाकी अच्छा कार्यकाल रहा है और अच्छी परिपाटी उनकी राजस्थान में रही है। नरेश मीणा हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल के वो 3 विधायक चुनाव भी लड़े, लेकिन अब तक राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि उनके भाग्य में ना लिखा हुआ हो या कुछ ना कुछ खुद में कमी रह गई होगी। बाकी अच्छे लीडर हैं, क्रांतिकारी हैं, लेकिन उनको हम ये भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य भी हमेशा हर जगह रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं एक जगह से चुनाव लड़ रहे हो और जनता ने आपको एक बार हराया है, तो दोबारा आप उस जगह के ऊपर खोज कीजिए, जनता आपके साथ है। और होश के साथ जो है अपना हवास ना खोएं, और जोश जोश में कभी कभी वो होश खो देते हैं, तो धैर्य रखना चाहिए। बाकी राजस्थान के आने वाले पूर्वी इलाके के अंदर उभरते हुए युवा नेता है, उनका फ्यूचर है, और हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। रविंद्र सिंह भाटी। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं के अंदर उनका एक अलग क्रेज है और युवा उनको अपना आइडियल भी मानते हैं। छात्र राजनीति से निकलकर वो छात्र संघ अध्यक्ष निर्दलीय बन के पहली बार राजस्थान के उस कोने, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा से लगते उस इलाके से वो निर्दलीय राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं, सबसे बड़ी पंचायत में। और देश की सबसे बड़ी लोकसभा के अंदर भी उन्होंने निर्दलीय 6 लाख वोट अर्जित किए, भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी उनकी बात है। और समझ और सीखना चाहिए कि एक निर्दलीय होते हुए भी उन्होंने इतना संघर्ष और पहली बार वो उस मुकाम तक पहुंचे, तो खूबी उनके अंदर है, टैलेंट उनमें है, संघर्षशील है और अच्छा वो कर रहे हैं। लेकिन सत्ता और सरकारों और सिस्टम के खिलाफ सबको जो है अपना अपना भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उनसे उनके शुभ उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने अभी पीछे जो पेट्रोल की हरकत की वो आगे ना करें, और हमेशा जो है मजबूती से थोड़ा धैर्य रख के और अपने आप को खुद पे भरोसा रखते हुए जनता के विश्वास के साथ लड़े और अच्छे मुकाम पर जाए। उनको और अधिक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। प्रताप सिंह खाचरियावास। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे सिविल लाइंस के एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के विश्वविद्यालय से निकले हैं और क्रांतिकारी रहे हैं। बाकी ज्यादा विशेष में जानता है। हनुमान बेनीवाल। किसी शब्दों के मोहताज नहीं है कि अगर मैं कलम की स्याही से उस कागज पे भी लिखूं तो कलम की स्याही भी फीकी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, वो कागज के पन्ने भी कम पड़ जाएंगे, उसके बाद भी अगर मैं पेड़ों की पत्तियों पे भी लिखूंगा तो भी कम पड़ जाएंगे, ये पूरी धरा भी सूखी हो जाएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल की तारीफ में, उनके संघर्ष में और उनके इस सरकार के खिलाफ रह के जो लोगों का विश्वास, जो लोगों के दिलों में उन्होंने जगह दिलाई है, उसका कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। वास्तव में ना इस जैसा नेता राजस्थान में कोई पहले हुआ, ना होगा और ना आने वाले समय में कोई और दिखेगा। हनुमान बेनीवाल जैसा हनुमान बेनीवाल ही हो सकता है, और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे सर के ऊपर उनका आशीर्वाद है। हमें छोटे भाई के रूप में हमेशा वो मजबूती के साथ हमें अपने पद चिन्हों के ऊपर चलने का आशीर्वाद देते हैं और हमेशा ईमानदारी और सत्यता के साथ लड़ाई लड़ने का आशीर्वाद देते हैं। और उनकी हमेशा से यही परिपाटी रही है कि हम भले ही सत्ता के शिखर तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन लोगों के हक और अधिकारों के लिए, लोगों के दुखों को अपना दुख मान के हम लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ। भले ही जनता स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन जनता को हम जीते जी दुख, दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकते। तो ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो अपने खुद की जवानी को इस जनता के लिए खपा दे, बंद कमरों से बाहर निकाल कर सड़क से लेकर सदन तक हमेशा हर समय जनता के लिए तत्पर रहता है। उस नेता से तो मैं कहता हूं कि दूसरे नेताओं को भी सीखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या खूबी है, आखिर ऐसी क्या शक्ति है उसके अंदर, जो हमेशा हर जगह हर आंदोलन के अंदर मजबूती के साथ लड़ता है, न्याय दिलाता है और जनता उसको एक उम्मीद भरी नजर से देखती है। और इतना लोगों को प्यार उनको मिलता है कि उनकी एक ट्वीट से, उनके एक मैसेज से हजारों लाखों लोगों की भीड़ हजूम उनके ऊपर जो है उन्हें मिलता है। तो हनुमान बेनीवाल की कल्पना ना के बराबर है। हनुमान बेनीवाल के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। लादूराम गोदारा। मेरा तो मैं क्या ही कह सकता हूं, हम तो अभी छात्र राजनीति से कर रहे हैं, भगवान से दुआ भी कर रहे हैं कि चुनाव हो जाए तो भाग्य आजमा ले, नहीं हो तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, जहां पार्टी का आदेश होता है वहां जाते हैं
और जहां कहीं भी कोई अन्याय और अत्याचार होता है और हमें कोई अगर न्याय की नजर से और हम पे कोई विश्वास जताता है या हमें कोई पुकारता है, तो हम सबको जो है हमेशा हमारा भाई बहन मान के जो है उनके दुखों, दर्द और तकलीफों को अपनी मानते हुए उनके लिए संघर्ष करते हैं, ईमानदारी और सत्यता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी भविष्य की गर्त में क्या छिपा है कुछ नहीं कह सकता। बाकी आंदोलनों के दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे का आगे समय बताएगा। लोगों का प्यार और आशीर्वाद अच्छा है और छात्र जीवन का संघर्ष क्या होता है आप सबको भी मालूम है। बस कर रहे हैं, कोशिश चल रही है। 28 में कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ता देख रहे हैं हम आपको? अभी मैं कह रहा हूँ हमारा तो मकसद है जनता के बीच जा रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अति हर चीज की बुरी होती है, कोशिश कर रहे हैं। पार्टी संगठन अगर जहाँ जहाँ कहीं भी वो हम पर विश्वास जताएगी, मुझे जहाँ कहीं भी जिम्मेवारी देगी उस पर काम करेंगे, पूरा विश्वास के साथ खरा उतरने का काम करेंगे। बाकी देखेंगे आगे, वक्त बताएगा क्या होता है। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, छात्र राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं आप। यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं, अनिल चोपड़ा वर्सेस अभिषेक चौधरी, किसे जीतता देख रहे हैं? ये हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, सिपाही है, हम हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और बाकी कांग्रेस बीजेपी में क्या हो रहा, किसको हो रहा, बाकी उन दोनों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाई आप अपना भाग्य आजमाएं, संघर्ष कीजिए। दोनों छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर लीडर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम तेजा जैसा आशीर्वाद भी करते हैं कि दोनों ही हमारे समाज से है, दोनों हमारे विश्वविद्यालय से निकले, दोनों ही अच्छे जो है क्रांतिकारी लीडर है और जिस किसी के भी सिर के ऊपर ताज हो उनकी हमारी शुभकामनाएं। बाकी हम तो देखो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही है, तो बीजेपी कांग्रेस में चुनाव में ना हम हिस्सा ले सकते हैं, ना हमारे पार्टी के लोग हिस्सा ले सकते हैं। हम हमारी पार्टी के लिए 24/7 काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को पार्टी की रीति नीति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले 2028 में बदलाव के साथ, नई रणनीति, मजबूती के साथ कैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आए, हनुमान बेनीवाल जी के पद चिन्हों के ऊपर चलकर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। क्या और भी युवा नेता जो छात्र राजनीति से निकल के आएंगे वो आरएलपी के साथ जुड़ेंगे? क्योंकि आप काफी लंबे समय तक छात्र राजनीति में रहे, तो उनको अपने साथ जोड़ने के लिए आरएलपी क्या प्रयास कर रही है, और राजस्थान की जनता को एज आरएलपी नेता आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा तो खूब सारे आए रहे, ज्यादातर आप देखोगे आज भी विश्वविद्यालय या कॉलेजों के अंदर जितने भी अगर कोई छात्र नेता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हैं। जितने भी निर्दलीय के तौर पर है वो सभी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ही है, क्योंकि आरएलपी का छात्र संगठन नहीं है, इसलिए वो जितने भी निर्दलीय है वो हमारे भाई है। और अध्यक्ष के जब चुनाव होते थे हनुमान बेनीवाल जी से सबका आशीर्वाद सब लेते थे। अभी छात्र नेताओं की हालत सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की ये हालत, ये दुर्दशा हो गई है कि छात्रों के साथ हमेशा हर छोटे से मुद्दों को लेकर जो है उन्हें प्रताड़ित होने पड़ रहा है, उन्हें बार बार चक्कर लगाए जाने पड़ रहे हैं। और कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है वो भी उनके साथ कुठाराघात का काम किया जा रहा है। जो स्टूडेंट 95 पर टॉपर रह के विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं उनके जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बेके दे दी जाती है विश्वविद्यालय के लोग अपने कोटियां भरने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये दुर्भाग्य, क्योंकि जब जब छात्र संघ चुनाव होते थे तो छात्र मजबूती के साथ आवाज उठाते थे, लेकिन आज जब छात्र संघ चुनाव बंद हो गए तो छात्र अपना भविष्य आजमाने के लिए कहाँ जाए, जब उन्हें पता है कि जब चुनाव ही नहीं हो रहे तो वो अपना समय, पैसे और कौन खर्च करना चाहता है, मुझे बताओ। तो इसलिए हम सरकार से भी कहना चाहते हैं छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि सरकार में बैठे वो जितने भी लोग हैं वो सब आज इसी परिपाटी से गुजर के आए कि राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जहां से समझ, सोच और एक डेवलपमेंट उसके अंदर विकसित होती है। और एक नर्सरी कही जाती है राजनीति की, उस नर्सरी को बंद करना मतलब राजस्थान के अंदर युवा पीढ़ी को राजनीति से दूर करना है। और हर कोई बड़ा नेता ये चाहता है कि युवा राजनीति से दूर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब युवा समाज में, जब क्षेत्र में और जब प्रदेश में बात करेगी हकों का, अधिकारों का, तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनमें एक समझ होती है, वो शिक्षित होता है। और ऐसे लोगों को बड़े लोग जो है आना राजनीति में उनके दरवाजे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो लोग आ गए तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, फिर हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अगर चुनाव हो जाए तो शुभकामनाएं, हम भी भाग्य आजमा ले और हमारे और भी भाई भाग्य आजमा ले। बाकी हम तो 1-2 साल में एज ओवर हो जाएंगे, इतनी उम्र है, नहीं होंगे तो फिर आगे क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे जहां कहीं भी किस्मत होगी
अभी तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी और खबरों के लिए, जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।